गुड मॉर्निंग सादर नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली जो क्लास ली थी पार्ट फर्स्ट जो था, पार्ट फर्स्ट में हमने स्टार्ट किया था कि किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। शुरुआत हमने करी थी केमिस्ट्री का एक बेसिक नॉलेज लेने की हमने कोशिश करी थी। आज हम रासायनिक अभिक्रियाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं किस किस प्रकार से होती हैं, कौन कौन से प्रकार है मुख्यतः रासायनिक अभिक्रियाओं के। सबसे पहले जब हम रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करते हैं तो एक बहुत नेचुरल सी एक जनरल सी बात आती है कि रासायनिक अभिक्रियाएं संतुलित करना भी आना चाहिए। हालांकि 10th क्लास आरबीएससी अपन जो यहाँ पढ़ रहे हैं 10th क्लास आरबीएससी में रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का इतना कुछ पोर्शन नहीं है। जो 2-4 क्वेश्चंस थे छोटे मोटे से वो 9th क्लास में आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत जनरल से क्वेश्चन आएंगे जहां पर अगर दिक्कत आएगी किसी अभिक्रिया को संतुलित करने की, वहां मैं समझाता जाऊंगा। फिलहाल हम शुरू कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के मामले में। सबसे पहले जब हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे तो मैं आपको बताता जाता हूं कि सबसे पहला प्रकार जो आता है वो आता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। दूसरा जो प्रकार हम पढ़ते हैं वियोजन अभिक्रिया, जो जस्ट इसी का अपोजिट होता है, वियोजन अभिक्रिया। तीसरा जो हम यहां पढ़ने वाले हैं वो है विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया। चौथा हम पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। वैसे हमारे सामने और होती हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, लेकिन यहां हमारे वो इतनी है नहीं। हम इनके अलावा जो यहां पढ़ने वाले हैं वो है मंद व तीव्र अभिक्रिया, जो 10th क्लास आरबीसी सिलेबस के हिसाब से बता रहा हूं। इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीकरण व उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। ये इतने प्रकार की अभिक्रियाएं जो हम पढ़ेंगे। इसी में एक अभिक्रिया और आती है जो इन दोनों का एक सम्मिलित रूप होती है, जिसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। दोस्तों ये सब पढ़ने के लिए, ये सब जानने के लिए मैंने उस दिन भी ये बताया था कि हमें तत्वों के नाम आना कंपल्सरी है, तत्वों के परमाणु क्रमांक हमको पता होना जरूरी है, कौन सा तत्व किसको क्या कहा जाता है वो भी हमको आना चाहिए। जब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया की। इस अभिक्रिया को हम एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। एडिशन रिएक्शन इंग्लिश के अंदर एडिशन रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। इसको हम 3-4 नामों से और यहाँ पर पढ़ते हैं। जैसे हमने यहाँ पर नाम दे रखा है इसको संयुग्मन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, एक और नाम दे रखा है योगशील अभिक्रिया। दोस्तों जब हम इस अभिक्रिया की बात करते हैं, सबसे सिंपल अभिक्रिया है। इसको समझने से पहले हमको एक छोटी सी मैटर ध्यान रखना होगा, वो है अभिकारक और उत्पाद। ये चीजें हमको ध्यान में रखनी है। अभिकारक की जब हम बात करते हैं, अभिकारक इसको हम जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट जो किसी भी अभिक्रिया में हिस्सा लेने वाले जो पदार्थ होते हैं वो कहलाते हैं अभिकारक। और अभिक्रिया में जो हिस्सा लेकर बाद में जो परिणाम स्वरूप जो पदार्थ प्राप्त होते हैं वो कहलाते हैं उत्पाद, जिनको हम कहते हैं प्रोडक्ट। यहां पर हम जब हम बात करेंगे संयुग्मन, योगात्मक, योगशील या संयोजन अभिक्रिया की, तब हम बात करेंगे कि 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक मिलकर, 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक जब मिलते हैं तो वो मिलकर एक सिंगल उत्पाद बनाते हैं। यानी कि इधर 2 या 2 से ज्यादा रहेंगे और इधर प्रोडक्ट केवल एक रहेगा, उत्पाद केवल एक रहेगा। जैसे कि हम मान लें कि A प्लस B हमने मिलकर बनाया है और उत्पाद के रूप में C मिल रहा है, या मान लिया कि A प्लस B प्लस D प्लस Y प्लस कुछ भी बना दिया हो और लास्ट में जाकर कोई एक उत्पाद हमको प्राप्त हो रहा हो, तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है संयोजन अभिक्रिया। बहुत सिंपल, सबसे छोटा, सबसे इजी एग्जांपल हम जब लेके चलते हैं C प्लस O2 और ये बनाता है CO2। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ये बहुत जेन्युइन से अभिक्रिया होती है जिसको हम पढ़ते हैं। इसके अलावा जब हम पढ़ते हैं तो एक मैग्नीशियम फीते का भी हम पढ़ते हैं, 2Mg प्लस O2, ये मिलकर बनाता है 2MgO। ये अभिक्रिया भी एक सिंपल सा उदाहरण होती है, लेकिन ये बहुत आसान एग्जांपल होते हैं। जनरली अगर हम बोर्ड एग्जाम्स में अगर क्वेश्चंस आए
और मान लो कि किसी अभिक्रिया के बारे में पूछ लिया गया है और बोला कि इसको उदाहरण सही समझाइए। बहुत छोटे लेवल पर अगर कोई बच्चा समझाना चाहे तो ये समझा सकता है, लेकिन अगर वास्तव में एग्जामिनर के ऊपर अपनी छाप छोड़नी हो तो उसके लिए हमको थोड़ा सा मेजर रिएक्शंस काम में लेनी चाहिए। जैसे हम लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब बात ये आ रही है कि ये आखिर क्या है। जब हम इसकी बात करते हैं तो ये है हमारे लिए एथीन। अब एथीन क्या होते हैं, ये सारी चीजें जब इसी साइंस में हम आगे पढ़ेंगे, 8th चैप्टर जब केमिस्ट्री का आएगा तब हम आपको ये बताएंगे कि ये सारा क्या है। ये सब IUPAC नियमों के अंतर्गत आपको सिखाया जाएगा। फिलहाल इसको केवल ध्यान में रखना है। इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। कई बार हम इसको इस प्रकार भी लिखते हैं। ये सारी चीजें जनरल सी है। इसको अगर हम खोल के लिखना चाहें तो इस प्रकार से भी लिखा जाता है, यानी कि एक ही सूत्र को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। यहां फिलहाल इन तीनों को नहीं लेकर हम ये वाला तरीका ले रहे हैं। एथीन, एथीन के अंदर हम हाइड्रोजन जोड़ेंगे और एथीन में जब हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इसके साथ जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ जाएगा। क्यों जाता है, कैसे जाता है, वो भी हम समझेंगे। ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये सिंगल बॉन्ड कैसे आया, क्या आया, हालांकि ये सब बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है जिसको समझने में हमको बहुत लंबी क्लास भी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल ये समझ लीजिए कि बहुत सिंपल वे में अगर मैं समझाना चाहूं तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ठीक है। यहाँ पर कार्बन जो है इस कार्बन से 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, यानी कि 4 इस कार्बन ने पूरे कर रखे हैं। यहाँ पे भी इस कार्बन ने 4 पूरे कर रखे हैं। जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो इसके अंदर कार्बन 3 तो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और 1 इस कार्बन से जुड़कर इसने अपनी वैलेंसी, अपनी संयोजकता पूरी कर ली है। तो इस प्रकार यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो डबल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चला जाता है। लेकिन इस अभिक्रिया में एक चीज ध्यान में रखने वाली बात है, उस चीज ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये 2 उत्प्रेरकों की उपस्थिति बहुत ज्यादा जरूरी होती है। एक उत्प्रेरक होता है निकल या फिर अथवा पैलेडियम, निकल अथवा पैलेडियम। लेकिन इनके अलावा भी और 2-3 चीजें जरूरी होती है। वो कौन कौन सी है वो आप लोग समझ लीजिए कि एक तो इसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा जरूरी होता है, 473 केल्विन टेम्परेचर। इसके अलावा 473 केल्विन बोला है, इसके अलावा एक चीज और जो होती है दाब, 100 ATM दाब, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इन 3 चीजों की उपस्थिति में ही ये अभिक्रिया संपन्न होती है। अब इस अभिक्रिया को एक बार वापस ध्यान से समझिए। मैंने कहा ये एथीन है, ये हाइड्रोजन है। यहां पर इसमें जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तब ये बात समझने लायक है कि इधर जो बनता है अब ये एथीन नहीं है, ये डबल बॉन्ड था, ये सिंगल बॉन्ड में आ चुका है। इधर 2 और 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, इधर 3 यानी कि कुल 6 हाइड्रोजन इस यौगिक के अंदर हैं। ये बन जाता है एथेन। अब ये एथेन क्या होता है ये मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि जब हम IUPAC पढ़ेंगे, नामकरण पढ़ेंगे, वहां पर हम इन चीजों को समझेंगे। फिलहाल के लिए आप लोग ये समझ लीजिए कि दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं, ऐसी अभिक्रिया कहलाती है संयोजन अभिक्रिया या संयुग्मन अभिक्रिया, योगात्मक, योगशील, सभी को इसी नाम से जाना जाता है। अब इस अभिक्रिया में एक इंपॉर्टेंट चीज और आती है, पहले ये क्वेश्चन आया हुआ भी है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर भी, कि वनस्पति तेल को वनस्पति घी में किस प्रकार परिवर्तित किया जाता है, कौन सा उत्प्रेरक काम में आता है, पूरा प्रोसेस पूछा जाता है। तो ये जो अभिक्रिया है ये वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया है। ये क्वेश्चंस आपकी किताब में पीछे भी दे रखा है, ये एग्जाम में पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो सिंपल सा ये कहलाता है आपके वनस्पति तेल और ये कहलाता है वनस्पति घी। वनस्पति तेल को वनस्पति घी में कन्वर्ट करने की पूरी अभिक्रिया होती है। इसमें जो उत्प्रेरक काम में आता है वो ये उत्प्रेरक है। ये अभिक्रिया हम आगे आने वाले 2-3 अलग अलग टॉपिक्स में भी पढ़ेंगे, तो इस अभिक्रिया को बहुत अच्छे से नोट डाउन करना, ये अभिक्रिया को बहुत अच्छे से समझना। एथीन है, एथीन को जब 2 हाइड्रोजन के साथ में जोड़ा जाता है तो वो एथेन में कन्वर्ट होता है, लेकिन उसके लिए निकल, पैलेडियम, 473 केल्विन तापमान, इसके अलावा 100 ATM दाब, इन सब की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया की। जब हम वियोजन अभिक्रिया की बात करते हैं तो वियोजन अभिक्रिया को हम और भी नामों से जानते हैं, जो हम यहाँ पर सबसे पहले हम नाम इसका लेने वाले हैं
वो नाम है अपघटनीय अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में हम बात कर रहे हैं अपघटनीय अभिक्रिया की। तो अपघटनीय अभिक्रिया का मतलब या वियोजन अभिक्रिया का मतलब क्या है? डिक्टो, जैसे हम वहां चले थे, हमने अभी इसमें कहा था कि A + B मिलकर ये बनाता है C। हम जस्ट अपोजिट कर देंगे कि C को अगर हम तोड़ें तो वो बनता है A + B। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, वियोजन का मतलब होता है टूटना। इसको हम डिसोसिएशन अभिक्रिया रिएक्शन भी कहते हैं, डिसोसिएशन रिएक्शन। और साथ साथ इसका नाम अभी मैंने बताया अपघटनीय अभिक्रिया हिंदी में। ठीक है, अब बात हम कर रहे हैं कि क्या होता है कि एक अभिकारक, वहां हम जब पढ़ रहे थे इसमें एक या एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा अभिकारक थे, लेकिन इसके अंदर केवल एक अभिकारक होगा। जस्ट उल्टा हो जाएगा, जहां इसमें एक उत्पाद था वहां इसमें एक अभिकारक होगा केवल, लेकिन जब उत्पाद बनेंगे तो दो या दो से ज्यादा उत्पाद प्राप्त होंगे। जैसे हम सिंपल सी बात करते हैं, इस अभिक्रिया को सबसे पहले हम 3 भागों में बांटते हैं। अपघटनीय अभिक्रिया को जो हमने 10th क्लास के सिलेबस में बांटा है, 3 प्रकार से बांटा है। विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया, उसके बाद में हम बात करते हैं ऊष्मीय अपघटन, और सबसे लास्ट में हम बात करते हैं प्रकाशीय अपघटन। जब हम विद्युत अपघटन की बात करते हैं, विद्युत अपघटन का मतलब क्या है कि किसी भी पदार्थ की गलित अवस्था, किसी भी पदार्थ की गलित अवस्था। गलित अवस्था का मतलब क्या है कि चलो ठीक है, हमने वाटर को अगर अपघटित करना है तो वाटर तो सिंपल ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में होता है। वाटर को हम तोड़ेंगे तो H2 + O2, बात आ रही है इसको संतुलित करने की। तो हम यहां पर देखें कि ऑक्सीजन के 2 अणु है, 2 मॉलिक्यूल हैं, यहां पर ऑक्सीजन का एक ही होगा। हम यहां पर H2O2 नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह जल नहीं है, यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाता है, जो कि अलग चीज हो गई, बिल्कुल नया पदार्थ है। यहां पर इसको संतुलित करने के लिए हम 2 अणु यहां बढ़ा देंगे, ये जल ही है, बस जल की मात्रा बढ़ जाती है। यहां पर हाइड्रोजन अब 4 हो चुके हैं तो हम यहां पर हाइड्रोजन को 4 कर देंगे। ये एक तरीका है, यहां पर जल ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है वाटर। इसके अलावा जैसे हमने बात करी NaCl, NaCl को हम L में नहीं लेंगे, ये गलत है, इसको हम लेंगे एक्वेटिक फॉर्म में, जलीय विलयन इसका हम लेंगे। ठीक है, इसको जब हम तोड़ेंगे तो सेम वही चीज 2Na + Cl2, बात आ रही है इसको संतुलित करने की, तो 2NaCl। इसको इस प्रकार से हम अपघटित करते हैं, यानी कि विद्युत के माध्यम से अगर हम अपघटन कर रहे हैं तो वह अभिक्रिया कहलाएगी विद्युत अपघटन। अब बात करते हैं ऊष्मीय अपघटन की। जब हम ऊष्मीय अपघटन की बात कर रहे हैं तो ऊष्मीय अपघटन में एक सिंपल सा फॉर्मूला हम लेके चलते हैं, जैसे CaCO3, ये रिएक्शन हमने ली, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जब हम ऊष्मा के माध्यम से तोड़ेंगे तो याद रखना कि दोस्तों, ऊष्मा के माध्यम को दर्शाने के लिए हम हमेशा इस प्रकार से त्रिभुज काम में लेते हैं जो ऊष्मा को इंडिकेट करता है। इसके बाद जब हम इसको अपघटित करेंगे तो ये CaO + CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें अपघटित हो जाता है। यह है कैल्शियम कार्बोनेट। और उसके बाद में ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड। अब बात आएगी कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, तो ये बात भी ध्यान से समझ लीजिए कि कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा चूना। दोस्तों ये वो पदार्थ होता है जो हम मार्केट से लाकर अपने घरों में कली करते हैं, ये वो वाला पदार्थ है कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें जब हम वाटर मिलाते हैं, इसमें जब हम वाटर मिलाते हैं, घर पे लाकर हम कली लाए, कली लाकर उसमें पानी मिलाया, तो इससे जो नया पदार्थ बनता है वो बनता है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना था, पानी डाल दिया, पानी डाल दिया कोई भी चीज बुझ जाती है, तो ये बुझा हुआ चूना हो जाता है, जो कि बहुत ज्यादा उष्माशील होता है, बहुत ज्यादा गर्म पदार्थ ये होता है। तो इस प्रकार से हम बात कर रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम ऊष्मीय अपघटन करेंगे तो इसको गर्म करने पर
ये दो पदार्थों में अपघटित होता है, जिसमें से एक मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो पदार्थों में कन्वर्ट हो जाता है, अपघटित हो जाता है। यहां में बताया था कि कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना होता है, यानी कि इसके बारे में अलग से मैंने बता दिया है कि बिना बुझा हुआ चूना क्या होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं तीसरा और अंतिम प्रकाशीय अपघटन की। जब हम प्रकाशीय अपघटन की बात करते हैं तो यहां पर प्रकाशीय अपघटन में हम एक लेते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HBr। Br होता है ब्रोमीन, H होता है हाइड्रोजन, HBr। इसको जब हम तोड़ते हैं तो ये दो प्रकार से टूटता है, दो चीजों में टूटता है, H2 और Br2। ये भी वही सेम चीज 2HBr, हम इसको इंडिकेट करेंगे। लेकिन यहां पर हम इसमें यहां पर लिखेंगे HV, यानी कि प्रकाश। प्रकाश को दर्शाने के लिए हम यहाँ पर HV काम में लेते हैं, जो प्रकाशीय अभिक्रिया में काम में लिया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक एक अभिकारक था और वो दो या दो से ज्यादा उत्पादों में अपघटित हो जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया या अपघटनीय अभिक्रिया। यानी कि दोनों अभिक्रियाओं की अगर हम परिभाषा की बात करें तो दोनों परिभाषाएं एकदम सिंपल सी, दोनों एक दूसरे की जस्ट अपोजिट अभिक्रिया है। बात आती है संयोजन अभिक्रिया की, कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो वो कहलाता है संयोजन या संयुग्मन अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया की, कि जब एक अभिकारक किसी भी पदार्थ का कोई भी प्रकार से जब दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटता है, एक अभिकारक जब दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटता है तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया की। दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया में एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी और वो चीज है सक्रियता श्रेणी। अब सक्रियता श्रेणी में कौन कौन सी चीजें आती हैं, बहुत लंबी चौड़ी चीजें वो होती हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो आपको दो तीन पदार्थों का ही ध्यान रखना है फिलहाल, बाकी को भूल जाना। कि एक तो सबसे अधिक क्रियाशील जो होता है सोडियम और पोटेशियम, ये सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं। इसके अलावा हम बात करें चांदी और सोने की, गोल्ड और चांदी, सिल्वर, AgAu। जब हम इन दो की बात करते हैं तो ये सबसे कम क्रियाशील होते हैं। विस्थापन अभिक्रिया क्या है? विस्थापन अभिक्रिया को बहुत सिंपल सी वे में अगर हम समझें कि मान लो कि दो दोस्त हैं A और B, ये दोनों हमेशा साथ में रहते हैं। इनमें से A बहुत अच्छा है पढ़ने में, B इसके साथ में रहता है हमेशा। लेकिन एक दोस्त नया क्लास में एडमिशन लेता है C, अचानक ऐसा होता है कि C ज्यादा पढ़ने में इंटेलिजेंट है, तो ये जो है B को ये अपने साथ में लेके निकल जाएगा। तो इस तरीके से नई जो रिएक्शन बन जाएगी वो इसमें उत्पाद के रूप में C भी आ जाएगा और A अलग से रह जाएगा। यानी कि जब हम बात करें कि जब ज्यादा क्रियाशील कोई पदार्थ होता है तो वो अपने से कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है, उसको उसके स्थान से हटा देता है। जैसे हम बात करते हैं CuSO4 कॉपर सल्फेट, CuSO4 कॉपर सल्फेट, ये है। इसको ध्यान से समझिए कि हमने कॉपर सल्फेट का घोल लिया। कॉपर सल्फेट, इसका रंग जो है लाइट ब्लू कलर का रंग होता है इसका। अगर इस लाइट ब्लू कलर के रंग में इसमें हमने कॉपर सल्फेट का विलयन भर रखा है, कॉपर सल्फेट, जब हम इसमें मान लो कि लोहे की कीले डाल दें, और ये लोहे की कीले हम जानते हैं लोहे को हम हमेशा बोलते हैं फेरस, लोहे की कीले हैं ये, ठीक है, इनको हम बोलते हैं फेरस आयरन, Fe। जब हम बात करते हैं कि कॉपर सल्फेट में हमने फेरस की कीले डाली है तो हम कुछ समय बाद क्या देखेंगे कि इसका जो नीला कलर था, ये नीला कलरलेस हो जाता है। बाद में ये कलर हट जाता है और ये कलरलेस हो जाता है, और हम देखते हैं कि जो लोहे की कीले थी उस पर एक अलग से एक पदार्थ की परत जमा हो जाती है। वो परत कुछ नहीं थी, यहां से ये जो SO4 है वो इसके साथ में चला जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि Fe ने कॉपर को हटा दिया और इसका स्थान ले लिया है। तो इस प्रकार से ये जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन होगी FeSO4 प्लस Cu। तो इस तरीके से दोस्तों कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित करने का काम किया है फेरस ने, क्योंकि फेरस यहाँ पर कॉपर से अधिक क्रियाशील है। तो जो अधिक क्रियाशील पदार्थ होते हैं, अधिक क्रियाशील अभिकारक, वो अपने से कम क्रियाशील अभिकारक को हटाकर उसको विस्थापित करके उसका स्थान ले लेते हैं। ऐसी अभिक्रिया कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। अब बिल्कुल इसी तरीके से लगती हुई अभिक्रिया जो होती है वो होती है
द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में भी सेम यही चीज जो हम यहाँ पढ़ रहे थे, ए बी और सी डी दो दोस्त हैं, ए और सी ये दोनों अपना स्थान आपस में परिवर्तित कर लेंगे, या फिर ये कह दें कि बी और डी अपना स्थान आपस में परिवर्तित कर लेते हैं। कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, उसके पीछे रीजन बता देता हूं। सेम वही चीज होता है कि किसी भी अभिक्रिया में अगर जैसे हमने बात करी CuSO4 प्लस CaCO3 ये हमने ले लिया, ये जो है ये कहलाते हैं इनके आयंस। ये आयंस जो होते हैं, ये आयंस, ये दोनों अभिकारक परस्पर अपने अपने आयनों का आदान प्रदान कर लेंगे। जब ये अपने अपने आयनों का आदान प्रदान करेंगे तो ये बन जाएगा CuCO3 और ये बन जाएगा CaCO3। दोस्तों जैसे CuSO4, इसके अलावा हमने इसके साथ में ले लिया 2NaOH। जब हम यहाँ इन दोनों की बात करेंगे, ये हमने लिए हैं कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। OH जो होता है वो हाइड्रोक्साइड कहलाता है, या इसको हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखना। जब हम इन दोनों की बात कर रहे हैं तो इन दोनों की बात करते वक्त अगर इन दोनों में ये दोनों जो आयंस हैं ये अपना अपना अगर स्थान बदलेंगे तो ये अपना अपना स्थान बदलने पर ये बन जाएगा कॉपर हाइड्रोक्साइड, और साथ ही साथ ये बन जाएगा NaSO4। अब एक बार देखिए कि क्या ये अभिक्रिया संतुलित है, ध्यान से देखिए तो पता पड़ता है कि नहीं। यहां पर सोडियम जो है, सोडियम के 2 अणु हैं और वहां सोडियम का 1 ही अणु है। इसके अलावा कॉपर संतुलित है, सल्फर का 1 मॉलिक्यूल है, सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन के इधर 4 हैं और इधर 2 हैं, ये 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हैं। ऑक्सीजन के 2 यहाँ हो रहे हैं और 4 यहाँ, यानी कि सबको संतुलित है। अगर केवल एक सोडियम को छोड़ दें तो सोडियम का 2 यहाँ पर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा Na2SO4, यानी कि इस तरीके से ये हो जाता है कॉपर हाइड्रोक्साइड और ये हो जाता है सोडियम सल्फेट। तो इस तरह से दोस्तों दोनों अभिक्रिया में देखने से पता चल रहा है कि परस्पर ये जो अभिकारक है, इन अभिकारकों ने अपने अपने आयनों का आदान प्रदान कर लिया है। इस प्रकार आदान प्रदान करने वाली जो अभिक्रिया होती है, जब किसी अभिक्रिया में अभिकारक परस्पर अपने आयनों का आदान प्रदान कर लेते हैं तो वह अभिक्रिया कहलाती है द्विविस्थापन। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट थी और ये दोनों एक दूसरे को और आगे बढ़ाते हुए चलती हैं। इस तरीके से आज हम ये 4 रिएक्शन पढ़ रहे हैं। बाकी बची हुई ये जो 3 रिएक्शन है, स्पेशली ये रिएक्शंस बहुत बड़ी हैं, जिनको हमें बहुत अच्छे से, बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शंस हैं, अच्छे से समझेंगे। अगली क्लास में जब मैं मिलूंगा तो मैं आप लोगों से उम्मीद रखूंगा कि ये पिछली रिएक्शंस जो है या पिछली अभिक्रियाओं में जितने भी फॉर्मूले अभी तक हमने पढ़े हैं वो सारे फॉर्मूले आप लोगों को याद हो। मैं उम्मीद करूंगा कि अगर इतने सब में आपको कोई कमी लग रही है तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि इसमें क्या कमी है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद,